Hello and welcome you all on my YouTube channel. So students, I hope you all are well and good. So in previous lecture we started the new topic, that is order and ranking, जहाँ हमने समझा था कि रैंकिंग क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं रैंकिंग पे। 2011 से लेके 2023 तक में जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मूव करेंगे सेकंड पार्ट में, दैट इज़ अ ऑर्डर। समझेंगे पहले इसका बेसिक और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू बाकी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ये हम पहले देख चुके थे कि 2011 से लेके 2023 तक में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मैंने आपको ये चार्ट दिया था जिससे आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर इस ग्राफ को देखते हुए, एनालाइज करते हुए देखेंगे आप 2 से 3 क्वेश्चन हर बार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ ही ले जाएंगे इस टॉपिक पे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ बेसिक बातें समझेंगे इसके बारे में। जैसे कुछ एरोज साइन जो हम यूज़ करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, तो आप जानते हैं कि ग्रेटर देन का साइन ये होता है, लेस देन का साइन ये होता है और इक्वल टू का साइन ये होता है। ये तो हम जानते हैं। अब अगर मुझे इसी चीज़ में कहना पड़ा कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, तो हम इस तरीके से इस चीज़ को लिख देते हैं। और अगर हम यहीं पे कहना चाह रहे हैं कि बी क्या है, लेस देन है ए से, तो सेम यही साइन हमने यहाँ भी यूज़ किया। बस ये ध्यान रख सकते हैं आप, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है उस तरफ वाली साइड अपने आप में बड़ी होती है, दूसरी वाली साइड जिस साइड ये चोंच होती है उस साइड ये क्या होता है, स्मॉलर माना जाता है। तो सेम आप यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ भी यही कहा था कि बी क्या है, स्मॉलर देन है ए, तो स्मॉलर देन की तरफ ये निशान हो जाता है और ये जो खुला हुआ मुँह है वो ग्रेटर देन की तरफ हो जाता है। और इक्वल टू तो आप जानते हैं कि मैंने कहा ए इक्वल टू बी है, तो आप ये इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली जब प्रॉब्लम कब होती है, जब 2 साइन को एक साथ यूज़ करना पड़ जाए। जैसे मैंने कहा कि ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी से, तो आप जानते हैं मैंने बोला ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो ग्रेटर देन के लिए तो हम ये साइन को यूज़ कर लेते हैं, किससे, बी से। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये इक्वल टू भी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे अब ये वाला साइन इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन दोनों साइन को कंबाइन करना होता है, तो इसको जब कंबाइन करके लिखा जाता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस फॉर्म में क्या है, हम इसको लिख के दिखाते हैं, ग्रेटर देन का साइन और नीचे एक बार बार आप कह सकते हैं या लाइन हम खींच देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये क्लियरली बताएगा कि यस ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। और अगर इसी बात को मुझे उल्टा लिखना पड़ जाए लेस देन के फॉर्म में, तो इस तरीके से लिखेंगे बी क्या है, लेस देन और इक्वल टू ए है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार दोबारा करते हैं हम इसे। तो जैसे अब हमें इसी को लिखना पड़ जाए लेस देन के केस को, तो हमने कहा बी क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है किसके, ए के, तो हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बस इन 2 कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। अगर ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हुई तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 2012 के अंदर सीसेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ों को सीखेंगे, कुछ और ज़्यादा बेसिक इसमें है नहीं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है गीता इज़ प्रिटियर देन सीता बट नॉट एज प्रिटी एज रीता। देन फिर ये हमें कुछ ऑप्शन गिवन है, सीता इज़ नॉट एज प्रिटी एज गीता, सीता इज़ प्रिटियर देन रीता, रीता इज़ नॉट एज प्रिटी एज गीता। डी ऑप्शन हमें गिवन है गीता इज़ प्रिटियर देन रीता। तो आपको पहले जैसा कहा गया है उस तरीके से हम पहले इसको प्रिपेयर करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि गीता क्या है, इज़ प्रिटियर देन सीता, तो गीता जो है वो ज़्यादा प्रिटी है किससे, सीता से, तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा। तो मैंने गीता को सिर्फ जी ही बोल दिया, मान लीजिए आप, ये क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा प्रिटी है किससे, सीता से, तो इस तरीके का साइन आप यूज़ कर लेंगे। बाद में क्या है, बट नॉट प्रिटी एज रीता, पर गीता जो है रीता से ज़्यादा प्रिटी नहीं है, सीता से ज़्यादा प्रिटी तो है लेकिन रीता से नहीं है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो ये गीता है वो क्या है, लेस देन है किससे, रीता से प्रिटियर, तो ये हमारा हो जाएगा साइन। अब आप देखेंगे तो अब जैसा जैसा ये हमने वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके लिख लिया, अब जैसा क्वेश्चन में पूछा जाता है देख लीजिए आप कौन सा हमारा ऑप्शन होगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सीता इज़ नॉट प्रिटी एज गीता, तो सीता ये रही और गीता ये रही, तो यहाँ पे क्या बोला, सीता इज़ नॉट प्रिटी एज गीता, सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता है,
तो हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि गीता क्या है, ग्रेटर देन है इसके आगे और ये लेस देन है, तो इसका मतलब यही है ना कि गीता ज़्यादा सुंदर है किससे, सीता से, और इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है, सीता इज़ प्रेटियर देन रीता। जो सीता है वो रीता से ज़्यादा खूबसूरत है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बीच में गीता से भी कम है ये, तो रीता तो उसके बाद ही आ गई। सबसे ज़्यादा सुंदर की अगर हम बात करें तो वो रीता है, और सबसे कम सुंदर में कौन है, सीता। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, रीता इज़ नॉट एज प्रिटी एज गीता। इसमें बोला गया है रीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है, गीता इज़ प्रेटियर देन रीता। यहाँ पे कहा गया है कि गीता क्या ज़्यादा सुंदर है रीता से, तो आप देखेंगे जस्ट उल्टा बोल दिया गया है, जबकि रीता ज़्यादा खूबसूरत है किससे, गीता से, प्रेटियर देन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ इनके साइन को अच्छे से अरेंज कर लेना है। बाकी तो आप कंक्लूजन देख ही पा रहे हैं किस तरीके से ड्राइव हुआ। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है हमें, रामा स्कोर्स मोर देन रानी। रामा ने जो स्कोर किया है वो किससे है, रानी से ज़्यादा है, मोर देन है। तो अभी हमने देखा था ग्रेटर देन मोर देन का साइन, तो रामा है, तो लिख लेते हैं इसको, हम यहाँ पे बनाते हैं, रामा ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा किससे, रानी इसके बाद है। फिर हमें क्या कहा गया है, रानी स्कोर लेस देन रत्ना। रानी का जो स्कोर है वो रत्ना से भी क्या है, कम है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे कहीं लिखते हैं, रत्ना का स्कोर क्या है, ज़्यादा है किससे, रानी से। अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, रत्ना इज़ स्कोर मोर देन रामा। अब हमें यहाँ बताया गया कि रत्ना का जो स्कोर है वो रामा से भी ज़्यादा है, तो रामा ये रहा, इससे भी ज़्यादा किसने स्कोर किया है, रत्ना ने, तो रत्ना कहाँ हो जाएगी, इससे पहले। ठीक है, अब हम इस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ देखिए आप अपने आप अरेंज हो गई, रत्ना आ चुकी है और रानी इससे क्या है, कम है, मतलब कम स्कोर किया है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि रत्ना आगे है, दैट मीन्स इसने ज़्यादा किया और ये इसने कम किया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपने आप ही इसमें इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है, पद्मा इज स्कोर मोर देन रामा। जो पद्मा का स्कोर है वो रामा से भी ज़्यादा है, तो रामा ये रहा। ठीक है, पर हमें नहीं पता किस तरफ है, अभी देख लेते हैं। बट लेस देन रत्ना, पर रत्ना से क्या है, कम है, दैट मीन्स वो रामा और रत्ना के बीच में कहीं पर होगा कौन, पद्मा। तो इसको दोबारा से अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा रत्ना, ग्रेटर देन है, फिर आएगा जो भी है पद्मा, और फिर उसके बाद कौन है, रामा, एंड आफ्टर दैट कौन है, रानी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अरेंजमेंट बताया गया है इन चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये लास्ट वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि पद्मा ने ज़्यादा स्कोर किया है रामा से, तो यस, पद्मा का जो स्कोर है वो रामा से ज़्यादा ही है। और इसके अलावा लेस देन है किससे, रत्ना से, तो रत्ना से पीछे ही है, दैट मीन्स ये कम ही है। आप इस साइन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो ज़्यादा है, यानी कि रत्ना का स्कोर ज़्यादा है और पद्मा का कम है। तो आई होप कि आपको अरेंजमेंट समझ में आई होगी। तो अब बाकी चीज़ों को हम पहले क्लियर करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज़ स्कोर द हाईएस्ट, किसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया, ये देखना है। तो आप देखेंगे सबसे इधर देखेंगे तो ये रानी है, और रानी सबसे कम, यानी कि सबसे कम इन्होंने स्कोर किया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे, दैट इज़ रत्ना, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, रत्ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप अगर इस चीज़ को ड्राइव कर लेते हैं, जैसा इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, आप उसे अगर अच्छे तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप क्वेश्चन को कर ही लेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी 2012 के अंदर पूछा गया था। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, गीता इज़ द ओल्डर देन हर कज़न मीना। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि गीता क्या है, ओल्डर देन है किससे, मीना से। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया हम उस तरीके से चीज़ों को अरेंज करेंगे। तो हमें पता है कि गीता क्या है, ग्रेटर देन है किससे, मीना से। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, मीनाज ब्रदर विपिन, मीना के भाई हैं जिनका नाम क्या है, विपिन, इज़ ओल्डर देन गीता, ये क्या है, गीता से भी बड़े। तो गीता से पहले कौन आ जाएंगे, विपिन। ठीक है,
आगे हमें गिवन है व्हेन मीना एंड विपिन विजिट गीता, जब दोनों मीना और जो विपिन है दोनों जब गीता के पास मिलने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, दे लाइक टू प्ले चेस, तो ये क्या करते हैं, आपस में चेस खेलते हैं। मीना विन द गेम मोर ऑफन देन गीता, और जो मीना है वो क्या है, ज़्यादा बार जीत रही होती है गेम को, किसके रिस्पेक्ट में, गीता के, तो यानी कि वो गीता से ज़्यादा जीत रही होती है। हमें सिर्फ इतना बताया गया है। तो ये जो चीज़ें हमने अरेंज करी है ना, ये इनके एज वाइज थी कि कौन कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो गेम के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा, अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा अलग से हो जाएगा। अभी के लिए हमें इतनी बातें पता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन 4 कंक्लूजन एज गिवन बिलो, ये 4 हमें कंक्लूजन गिवन है। हैव बीन मेड विच वन ऑफ दीज लॉजिकली फॉलोज द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, तो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में हमें गिवन है वाइल प्लेइंग चेस, जब ये चेस खेल रहे थे विद गीता एंड मीना, विपिन ऑफन लूजेस, तो जब गीता, मीना और विपिन ये लोग गेम खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे, तो क्या वहाँ पे विपिन बार बार लूज़ कर रहे थे, गेम को हार रहे थे? क्या हमें इसके रिगार्डिंग यहाँ कुछ बताया गया था? नहीं, हमें सिर्फ मीना और गीता के बारे में बताया गया था गेम से रिगार्डिंग, कि मीना क्या कर रही हैं, ज़्यादा बार जीत रही हैं गेम को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गीता, जबकि हमें ये विपिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं पता है। और अगर नहीं पता है तो हम खुद किसी भी कंक्लूजन को ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है गीता इज़ ओल्डेस्ट अमंग द 3, बोला गया है इन तीनों में कौन तीन, गीता, विपिन और मीना, इन तीनों में सबसे बड़ी क्या गीता है? तो नहीं, सबसे बड़ा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन है, सबसे बड़े यहाँ पर विपिन है, ना कि गीता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है गीता हेट्स टू लूज़ द गेम, क्या हमें यहाँ कहीं पे ये चीज़ बताई गई है कि गीता क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी कि वो बार बार गेम को हार रही थी? क्या हमें ऐसा कुछ पता है? नहीं। या उन्हें हारना नहीं पसंद है, ये बात हमें पता है? नहीं। तो हम अपनी तरफ से कोई भी कंक्लूजन ड्राइव नहीं करेंगे, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में गिवन है मीना इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3, तो बताना है कि मीना क्या तीनों में सबसे छोटी थी? तो यस, ये बात सही है कि मीना क्या है, तीनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़े विपिन थे, फिर गीता और लास्ट में कौन है, मीना। तो यस, स्टेटमेंट डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीसेट एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। तो अगर यहाँ कोई डाउट नहीं होगा तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कंसीडर दैट ए इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ टॉलर देन ए, डी इज़ टॉलर देन सी और ई इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो जो 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो हमें बातें कही गई हम उसको ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ए क्या है, टॉलर देन है बी से, तो इसका मतलब ए टॉलर देन है किससे, बी से, तो बी से बड़े हैं, ये हमने कर लिया। आगे हमें कहा गया है सी इज़ टॉलर देन ए, जो सी हैं वो ए से भी बड़े हैं, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा ए के जस्ट पहले। डी इज़ टॉलर देन सी, और डी क्या है, सी से भी बड़े हैं, तो डी के सी के बाद कौन आ जाएगा, सी से पहले डी आ जाएंगे। आगे कहा गया है ई इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़े कौन है, ई हैं, तो डी के बाद अब हमारे पास कोई भी नहीं बचा है, दैट मीन्स इससे पहले कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमें कहा गया था हमने उस चीज़ को कंक्लूजन उसका ड्राइव कर लिया। आप देखेंगे कि हमने चीज़ों को अरेंज कर लिया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसको पढ़ते हैं। इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, ओके, तो हमने हाइट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया है। हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, तो आप देखेंगे यहाँ पे बीच में यानी कि मिड पोजीशन किसकी है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिड पोजीशन किसकी है, सी की है। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, मिड पोजीशन पे है। तो आपसे यही पूछा गया था कि मिड पोजीशन पे कौन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देखेंगे 2014 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया। आप देखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको चीज़ों को अरेंज करना है। आपने देखा इन चारों स्टेटमेंट को हमने बस इस फॉर्म में अरेंज कर दिया और हम आराम से अपने कंक्लूजन को ड्राइव कर पा रहे हैं और एकदम सही आंसर पे भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर आ 7 पर्सन अप ऑन आ लैडर ए बी सी डी ई एफ एंड जी नॉट इन दैट ऑर्डर। ओके, हमें कहा गया एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे 7 लोग हैं और ये बता दिया गया ये 7 लोग हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में है। ए इज़ फर्दर अप देन ई, हमें बताया गया है ए की सिचुएशन कि ए क्या है, ई के ऊपर कहीं है, बट
इज़ लोअर देन सी, पर सी के नीचे कहीं है। तो जैसा जैसा हमें बताया जाता है पहले हम चीज़ों को लिख देते हैं, फिर एक साथ उन्हें अरेंज कर लेंगे। तो हमें इतना पता है कि ए जो है वो ई के ऊपर कहीं है बट सी से नीचे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पर हैं और ई इनके नीचे कहीं है, मतलब कि ई के ऊपर कहीं पर ए है, पर हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट ऊपर हैं ये या कुछ लोग और बीच में हैं फिर उसके बाद है। तो हमने ये गैप छोड़ दिया। और आगे हमें कहा गया है बट इज़ लोअर देन सी, पर ये सी से क्या है नीचे है, दैट मीन सी इनके ऊपर कहीं पर है। तो पहली चीज़ हमें ये पता चली है। आगे मूव करते हैं। फिर कहा गया बी इज़ अ मिडल पोजिशन, तो बी कहाँ पर है, मिडल में है, मिड पॉइंट पे है। तो इसे हम शुरू कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। तो पहले अरेंज करते हैं। 7 पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें पता है मिड पोजीशन पे कौन है, बी है, तो हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर होंगे बी। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जी इज़ बिटवीन ए और बी। हमें जी के बारे में बताया गया है कि जी क्या है, ए और बी के बीच में कहीं पे लाई कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ए पहले हो बी बाद में हो, आगे पीछे भी हो सकता है कि ए पहले हो बी बाद में हो। तो सेकेंड चीज़ हमें ये पता चली। अभी हम इसे अरेंज करेंगे। ई इज़ बिटवीन बी और एफ़, और ऐसे ही हमें ई की सिचुएशन बताई गई है कि ये बी और एफ़ के बीच में है। ठीक है, ये हमें थर्ड चीज़ पता चली है। नेक्स्ट हमें पता चला है इफ़ एफ़ इज़ बिटवीन ई एंड डी, और जो एफ़ है वो कहाँ पर है, वो है ई और डी के बीच में। तो यहाँ पे कहीं लिख देते हैं 4th पॉइंट, एफ़ ई और डी के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो अरेंज करते हैं। अब हमें इतनी सी बात पता चली है। और इसके बाद हमें ये पता चला है कि जो जी हैं वो कहाँ पर हैं, ए और बी के बीच में कहीं है। तो बी हमारे पास यहाँ है। अब ए और जी हमें अरेंज करना है। जी पहले आएंगे, हो सकता है कि ए इनके ऊपर भी हो सकता है और ए इनके नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसको ऊपर की तरफ अरेंज करके देखते हैं। आप इसमें 2 सिचुएशन बना सकते हैं। चाहे तो आप इस तरफ नीचे की तरफ अगर एक और सिचुएशन आप बना के चलेंगे, तो मान लेते हैं कि बी यहाँ पर है, पेन को चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि बी यहाँ पर है। तो हमें ए के बारे में पता है कि ए कहाँ पर है, ए और बी के बीच में कहीं जी है। तो हम मान लेते हैं कि जी यहाँ पर होगा और ए कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। इस वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बी अगर यहाँ पे जी हैं तो ए क्या हो जाएंगे, 6th प्लेस पे हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमें क्या कहा गया है, तो आगे हमें कहा गया है, यहाँ तक हो गया। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि जो ई है वो बिटवीन बी और एफ़ है। बी और एफ़ के बीच में कौन है, ई है। तो मान लेते हैं बी यहाँ पर है, तो नीचे वाली प्लेस तो खाली नहीं है, तो यहाँ पर बिठाते हैं ई को, और इसके ऊपर कहीं पे कौन है, एफ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कहा गया है इफ़ एफ़ इज़ बिटवीन ई एंड डी, और जो एफ़ है वो कहाँ पर है, ई और डी के बीच में। तो ई यहाँ पर है, दैट मीन्स डी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ई हो जाएंगे, इसके नीचे कौन हो जाएगा, एफ़ हो जाएंगे, और इसके नीचे हमें मिल गए डी। ठीक है, तो नीचे की सारी प्लेस फिल हो चुकी है। अब बचा कौन है, सिर्फ एक, वो सी। और हमें पता है कि सी ए के ऊपर कहीं है, जबकि आप इस वाली सिचुएशन में रखेंगे तो आप नीचे रखेंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो बची कौन सी, ये वाली, दैट मीन्स सी कहाँ पर है, ऊपर कहीं है। तो ये वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो आपने देखा इसमें 2 तरीके की बन रही थी, तो एक कैंसिल हो गया, हमारे पास एक ही बच रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, बाकी चीज़ों को पहले क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं जो चीज़ें नहीं है हमारे काम की। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर। बताना है कि बॉटम में सबसे नीचे लैडर के कौन खड़ा है। तो आप देखेंगे सबसे नीचे कौन है, डी है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस चीज़ों को हमें ठीक से अच्छे से कॉमन सेंस यूज़ करके अरेंज करना है, देन आप इजीली क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, आंसर आप सही आंसर ढूंढ लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2014 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। 4 बच्चे हैं जो क्या हैं, एक रो में सिटेड हैं। ए इज़ ऑक्यूपाई द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए ने, ए की पोजीशन बताई गई है कि ए ने क्या है, सीट ऑक्यूपाई कर रखी है नेक्स्ट टू बी। बी के नेक्स्ट में जिसकी सीट है वो कौन है, ए की है। तो मान लेते हैं ये रहा हमारा रो, 4 लोग हैं।
3 और 4, तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमें कहा गया है ए की जो सिचुएशन है, ए ने जो सीट ऑक्यूपाई कर रखी है वो जस्ट बी के बाद है बट नॉट सी, यानी कि बी के आसपास कहीं भी सी नहीं होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, बी के जस्ट नेक्स्ट में कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है, बट नॉट सी। पर इसका मतलब सी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी आप यहाँ करेंगे तो ए किसके बगल में आ जाएंगे, सी के, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि ए की जो सीट है वो बी के बगल में है बट नॉट नेक्स्ट टू सी, पर सी नेक्स्ट में नहीं है। सी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, और ये भी बताया गया है कि डी और सी एक साथ में नहीं है, मतलब दोनों एक साथ में नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि डी यहाँ पर है, तो सी की पोजीशन कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे सारी जितनी भी कंडीशन थी वो सारी फुलफिल हो गई। हमें कहा गया था कि ए के साइड में सी नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। नेक्स्ट में हमें कहा गया है सी और डी भी एक साथ नहीं होने चाहिए, तो वो भी एक साथ नहीं है। तो ये हो गया इनका सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हु इज़ आर ऑक्यूपाई सीट और सीट्स एडजेसेंट टू डी, तो डी के साथ में किसकी सीट है हमें ये बताना है। तो आप देखेंगे डी के साथ में किसकी सीट है, ए की सीट है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी कि ए की सीट है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आप देखेंगे नहीं, बी कहीं पे भी डी के एडजेसेंट में नहीं है। ऐसे ही बी और ए दोनों नहीं है, क्योंकि बी डी अगर मिड में होते तो ऐसा पॉसिबल था, पर आप देखेंगे डी एक कॉर्नर की सीट पर है, तो सिर्फ एक ही पर्सन है जो इसके एडजेसेंट में है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे कहा गया इम्पॉसिबल टू टेल, तो ऐसा भी नहीं है, हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे हम आंसर को ड्राइव कर पा रहे हैं, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी कि सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर टू आइटम दैट फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई देना है। देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए बी सी डी एंड एफ, तो ये क्या है, कजन्स हैं। नो टू कजन्स आर ऑफ द सेम एज, इनकी एज किसी भी दो कज़न की एज सेम नहीं है। बट ऑल हैव द बर्थडेज ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ, पर इनका बर्थडे क्या हो सकता है, सेम डे पे हो सकता है। द यंगेस्ट इज़ 17, तो यहाँ से हमारे काम की बात आई कि जो यंगेस्ट है वो कितने हैं, 17 ईयर के हैं, और जो ओल्डेस्ट है ई वो कितने के हैं, 22 ईयर ओल्ड है। ओके, तो हम इसे अरेंज कर सकते हैं, तो पहले इसको अरेंज करते हैं। तो हमें ई के बारे में पता है, ई इनकी जो एज है वो कितनी है, 22 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है, सबसे जिनकी कम एज है वो कितने हैं, 17 के। तो अरेंज कर लेते हैं। आप देखेंगे ये लाइन वाइज ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा 22 का है और उससे छोटा 17 का है। तो आप इसे अरेंज करेंगे तो 21, 20, 19, 18 और 17 हो गए 6 लोग, और 6 लोग हमारे पास यहाँ पर भी हैं। तो ये कुछ इनकी सिचुएशन होंगी, पर हमें सिर्फ ई के बारे में पता है कि ए की एज कितनी है, 22 है। बाकियों का चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है एफ इज़ समवेयर बिटवीन बी एंड डी इन एज। हमें एफ़ के बारे में बताया गया है कि ये कहीं मिड में है बी और डी के। तो जैसा हमें कहा गया हम उसे लिख लेते हैं। एफ़ की जो सिचुएशन है वो बी और डी के बीच में कहीं पे, ये जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि डी पहले आ जाए और फिर बी बाद में आ जाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमें आगे क्या कहा गया है, ए इज़ ओल्डर देन बी। हमें ये पता है कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, यानी कि यहाँ पे जो बी यूज़ किया गया था उससे पहले हम कहीं पे ए को अरेंज करेंगे, ए की एज ज़्यादा है बी से। आगे हमें क्या पता चल रहा है, सी इज़ ओल्डर देन डी। थर्ड चीज़ पे हमें ये पता चल रहा है कि सी भी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, डी से। और नेक्स्ट हमें पता चला है ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता है कि ए भी क्या है, ग्रेटर देन है सी से। तो आप देखेंगे ए जो है वो बी से भी ग्रेटर देन है, ए जो है वो सी से भी ग्रेटर देन है, दैट मीन्स डी से भी ग्रेटर देन अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 साल का है, ठीक है। यानी कि ए अगर आप यहाँ अरेंज करेंगे तो ए और सी क्या हो जाएंगे, एक साथ ही आएंगे, ए पहले और सी। तो आप इस तरीके से ही अरेंज करेंगे। और ए के बाद आप देखेंगे बी भी है और बहुत सारे और भी आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए की पोजीशन यहाँ पर है और सी की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कहा गया है। तो बस हमें इतनी बातें कही गई हैं। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें ये बची हुई है ना, हमें क्या करना है, उन्हें अरेंज करना है। ये तो हमने कर लिया फोर्थ वाले को अरेंज, बाकी ये जो 3 चीज़ें बची हुई हैं इन्हें हमें यहाँ पे अरेंज करना है। ए ग्रेटर देन थे सी से, ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि ए क्या है, ग्रेटर देन है बी से, बी यानी कि बी भी इनके बाद यहाँ पे कहीं आ रहे हैं। पर आप देखेंगे बी जो है
बी और डी के बीच में एफ भी है, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेसेस पे बीच में कौन होगा, एफ होगा, क्योंकि अगर बी आप यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे या डी इनसे पहले हो सकता है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। अब इतनी चीज़ें तो हो चुकी हैं, पर हम इस चीज़ के लिए अभी तक श्योर नहीं है कि कौन यहाँ पर, अगर आप यहाँ से हमें पता चला सी ग्रेटर देन है डी, पर वो यहाँ भी रखेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल होगी, आप डी को यहाँ रखेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि सी तो दोनों केसेस में क्या हो गए, इनसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि बी और डी इन दोनों में से कौन से प्लेस पे हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है इस बात का, तो इसका मतलब हो सकता है बी यहाँ पर भी हो और डी भी हो सकते हैं यहाँ पर, और हो सकता है बी और डी यहाँ पर भी हो, दोनों में से कोई एक जगह पर होगा, पर हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पर बी है या यहाँ पर बी है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ बना है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं उसको हम पहले साफ़ करते हैं, इरेज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो बताना है इन चारों में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है। ऑप्शन ए में कहा गया है डी इज़ 20 ईयर ओल्ड, जो डी है उनकी जो एज आ रही है वो 20 साल की आ रही है, तो आप देखेंगे डी की पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है, तो दोनों में से या तो ये 19 के हो सकते हैं या 17 के, 20 के होने की तो कोई सिचुएशन नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में हमें कहा गया एफ़ इज़ 18 ईयर ओल्ड, एफ़ के बारे में क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, यस है, एफ़ कितने हैं 18 ईयर ओल्ड है, तो ये बात क्या हो रही है, सही हो रही है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, तो यस ये वाली चीज़ क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो ओके, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें कहा गया एफ़ इज़ 19 ईयर ओल्ड, तो अगर एफ़ 18 के हैं तो 19 के नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 19 का कुछ मिल भी नहीं रहा, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है, एफ़ इज़ 20 ईयर ओल्ड, तो नहीं ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव कर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर ये अच्छे से समझ आ गया है तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द 6 कजन्स इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एज। कह रहा है कितने इसके लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर आप इन 6 कज़न को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग एज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तो इसका मतलब कितने केसेस बन सकते थे। तो देखते हैं, पहले जो हमने बनाया, ये जो हमने बनाई है सिचुएशन, यहाँ पे आप देखेंगे 2 केस पॉसिबल थे। कौन से 2 केस? पहले केस में जो मेन कन्फ्यूजन था वो बी और डी के बीच में था। अच्छा, पहले हम इसे यहाँ ड्रॉ करते हैं। जैसे हमें पता है कि ई सबसे फर्स्ट पे था, फिर ए है और सी है, और इसके बाद के 3 प्लेस खाली हैं। ई है, ए है और सी है। यहाँ पर भी क्या है, इसके 3 प्लेस खाली हैं। पर इन 3 प्लेसेस में हमें ये तो पता है कि एफ़ कहाँ पर है, बी वाली यहाँ बीच में है, मिड में है, लेकिन हमें बी और डी का ऑर्डर नहीं पता। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले केस में बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, और इस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं कि हमने डी को यहाँ कर दिया, बी को यहाँ कर दिया। कन्फ्यूजन सिर्फ इसी वाले सिचुएशन में आ रही थी, इनकी वाली सेटिंग में आ रही थी प्रॉब्लम कि बी कहाँ पर होगा और डी कहाँ पर होगा। तो यही पूछा गया है कि आप कितने केस बना सकते थे, यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर थे अगर आप इन्हें अरेंज करते हैं। तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर थे, या तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि बी पहले आ जाएगा डी बाद में, या फिर डी पहले आ जाएगा बी बाद में। तो इसका मतलब 2 ही हमारे पास क्या थे, पॉसिबल ऑर्डर थे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई तीसरा केस यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2015 के अंदर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है उषा रन फास्टर देन कमला। ओके, तो जैसा कहा गया पहले हम उस चीज़ को उस तरीके से लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पे बताया गया है कि उषा क्या है, फास्टर है किससे, कमला से, तो ये हो जाएगा। आगे हमें कहा गया है प्रीति रन स्लोवर देन स्वाति, तो प्रीति क्या है, स्लो रन कर रही है किसके कंपैरिजन में, स्वाति, तो स्वाति ज़्यादा तेज़ी से रन कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीति। दैट मीन्स ये कहा गया, या आप इसे जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया, स्वाति रन स्लोवर देन कमला, और जो स्वाति की स्पीड है वो क्या है, कमला से भी कम है। तो यानी कि ये वाले सीन हो जाएगा कि कमला का क्या है, ज़्यादा तेज़ भाग रही है इन कंपैरिजन ऑफ स्वाति। तो हमारे पास कमला के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब इसके बाद कौन आ जाएगी, स्वाति, और स्वाति के बाद कौन आ जाएगा, प्रीति थी, तो ये आ जाएगी प्रीति। आगे क्या कहा गया है, ओके,
क्वेश्चन में इतनी बातें कही गई हैं। आगे कहा गया हु इज़ द स्लोएस्ट रनर, तो बताना है कि कौन सबसे स्लो रन कर रहा था। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे स्लो कौन रन कर रहा है, सबसे लास्ट में कौन है, प्रीति। दैट मीन्स ये क्या थी, सबसे स्लोएस्ट रनर थी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे स्लो कौन रन कर रहा है, प्रीति, क्योंकि सबसे लास्ट में ये है। उषा को आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रन कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और देखेंगे 2015 में ये क्वेश्चन भी क्या है, हमसे पूछा गया है सीसेट एग्जाम में। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। तो जैसा पहले हमें कहा गया, हम उस चीज़ को उस तरीके से क्या है लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले बताया गया है कि लेडी फिंगर क्या है, ज़्यादा टेस्टी है इन कंपैरिजन ऑफ कैबेज। तो लेडी फिंगर को हम एल और एफ लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लेडी फिंगर को शॉर्ट फॉर्म में एल एफ लिख दिया। ये क्या है, ज़्यादा टेस्टियर है किसके, कैबेज के, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, कैबेज। तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, कॉलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन लेडी फिंगर। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर का कंपैरिजन है, और ज़्यादा टेस्टी कौन है, कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेडी फिंगर, इससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा, कॉलीफ्लावर, क्योंकि वो इससे ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर को हम सी एफ लिख देते हैं। आगे मूव करते हैं, तो ये दो स्टेटमेंट को तो हमने लिख लिया। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमें गिवन है कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर देन पी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर सकता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। इस स्टेटमेंट से हमें क्या बात पता चली है, हमें इतना पता चल रहा है कि जो कैबेज है वो नॉट टेस्टियर देन पी, वो ज़्यादा टेस्टी नहीं है पी से। ये चीज़ हमें क्या है पता चल रही है कि पी से ज़्यादा टेस्टी नहीं है ये, सिर्फ इतनी बात। अगर पी से ज़्यादा टेस्टी नहीं है तो भी दो चीज़ें बच जाती हैं कि या तो हो सकता है कि कैबेज पी के बराबर टेस्टी हो, या फिर हो सकता है कि कैबेज क्या हो, कम टेस्टी हो पी से। दो सिचुएशन तो अब भी बच गई ना, तो वो दो सिचुएशन हमें क्या है यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत स्मार्टली इस स्टेटमेंट को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया गया है। अभी हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन बचते हैं। क्या चीज़, कि जो कैबेज है वो इक्वल टू है पी के, यानी कि कैबेज का जो टेस्ट है वो पी के बराबर ही है, दोनों सेम टेस्ट में है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जो कैबेज है ये लेस टेस्टियर देन है किससे, पी के। इसका मतलब पी ज़्यादा टेस्टी है इन कंपैरिजन ऑफ कैबेज। तो ये दो स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ से ड्राइव होती है, और ये दोनों स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। इन्होंने इसे इस तरीके से ना कह के सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट आपको कह दी गई। अब यहाँ से जो समझ पाएंगे, इसकी लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे, वो आसानी से क्या है कर लेंगे, नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमें बातें, यहाँ पे दो बातें पता चल रही है कि या तो कैबेज इक्वल टू टेस्ट है उसका पी के, या फिर उससे कम टेस्टी है पी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या है यहाँ पे यूज़ करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इसे कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो वो कैसा साइन हो जाएगा, ऐसा, कैबेज और पी के बीच में, कि पी कैबेज से ज़्यादा टेस्टी है या फिर दोनों का टेस्ट इक्वल टू है। तो यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो कैसी हो जाएगी, पी, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों स्टेटमेंट से जो हमें बातें पता चली। तो आप थर्ड वाली स्टेटमेंट को थोड़ा आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया। बाकी चीज़ों को पहले इरेज कर लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, द कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज स्टेटमेंट इज दैट। अब ये जो हमें तीन स्टेटमेंट गिवन थी, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। अब आप देखेंगे ऑप्शन ए में हमें कहा गया है पीज आर टेस्टी एज लेडी फिंगर। तो यहाँ पे पी का कंपैरिजन लेडी फिंगर से किया गया है, ठीक है, दोनों का टेस्ट टेस्टी एज। तो हमें बताना है कि क्या पी और लेडी फिंगर दोनों का टेस्ट सेम है, एज है। तो आप देखेंगे पी यहाँ पर है और लेडी फिंगर कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक सेकंड, मैं पहले पेन को चेंज करती हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें पी को और लेडी फिंगर को क्या है कंपेयर किया गया है। तो लेडी फिंगर ये रही और पी हमारा यहाँ पर है। अब आप इनको अगर कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो देखिए, जब हमारा जो साइन होता है ना वो एक साइड का होता है, यानी कि सारे साइन ग्रेटर देन के हैं। जो भी जिन भी चीज़ों के बीच में हमें कंपेयर करना है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, तो आप इन चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। और अगर इनका लेस देन का साइन होता है, बीच में कुछ है, तो आप इन्हें भी ईजिली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिट साइन आपको मिल जाता है दो चीज़ों के बीच में, मान लीजिए ये ए है, एक तरफ ग्रेटर देन का है, एक तरफ लेस देन का है, एक तरफ बी है, एक तरफ सी
है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बी और सी को कंपेयर करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का साइन क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट है। अगर साइन सेम होते हैं तो आप चीज़ों का कंपैरिजन कर पाते हैं, अगर साइन सेम नहीं है तो आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ बोल दूँ ए ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पे आप एक कंक्लूजन बता सकते हैं कि यस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सी है। और जस्ट इसका अपोजिट अगर मैं लिख दूँ ए लेस देन बी है, लेस देन सी है, तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। पर जब दो साइन क्या हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, तो लास्ट वाले इन दोनों का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों को भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी सेम चीज़ हो रही है, लेडी फिंगर यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, पी है। अगर आप लेडी फिंगर के थ्रू पी तक जाना चाहेंगे तो बीच में कैबेज है, और कैबेज के पास दो अपोजिट साइड है, एक साइड ये लेस देन का और एक साइड क्या है, इधर वाला साइन है। तो यहाँ पे क्या है, हम इन चीज़ों को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, लेडी फिंगर को और पी को। अगर हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हम ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे तो हम बता ही नहीं सकते कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, बाकी चीज़ों को इरेज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, पी आर एस टेस्टी एस कॉलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर। अब यहाँ पे देखेंगे पी का कंपैरिजन कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर दोनों के साथ है। तो लेडी फिंगर और कॉलीफ्लावर इन दोनों को तो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम साइन के साथ क्या है, अटैच है। जबकि जो पी है इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे अपोजिट साइन मिल जाएगा हमें पी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम पी को इन दोनों से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी पे आते हैं। सी में हमें कहा गया है कैबेज इज़ द लीस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल। तो जो 4 हमें वेजिटेबल बताए गए हैं, क्या सबसे कम टेस्टी कौन है, इसमें कैबेज है। क्या हम इस बात को बता सकते हैं। तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी कि एक तरफ ग्रेटर देन है, एक तरफ मतलब दोनों तरफ जस्ट अपोजिट साइड मिल रहे हैं, तो अपोजिट साइड को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अभी हमने बात करी थी, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉलीफ्लावर इज टेस्टियर देन कैबेज। तो यस ये हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कॉलीफ्लावर ये रहा और कैबेज हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसे आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनके बीच का जो साइन है वो सेम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं हम कि हाँ, जो लेडी फिंगर है वो कैबेज से ज़्यादा टेस्टी है और जो कॉलीफ्लावर है वो लेडी फिंगर से भी ज़्यादा टेस्टी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉलीफ्लावर क्या है, कैबेज से ज़्यादा टेस्टी है। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि यहाँ पे किस तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा घुमाने की कोशिश की गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से फोकस करके क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, अब देखेंगे ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है आइदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज़ ओल्डर देन बी। ये ए कैप्स लॉक में आएगा, इसे कैपिटल में लिख लीजिए, ये बी भी कैपिटल में है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या, अब आप देखेंगे अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन थी ये कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर देन पी, ये किस तरीके से लिखा गया था। और आप इस वाले में देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें क्लियरली बता दिया गया है कि या तो ए एंड बी क्या है, दोनों की सेम एज है, या फिर एक ए जो है वो ओल्डर है बी से। जबकि पहले वाले स्टेटमेंट में क्या है, हमें थर्ड वाली चीज़ बता के उसको डिनाई कर दिया गया था, बाकी हमें खुद कंक्लूजन को समझना था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो बोलने का तरीका है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछने का, वो क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाइड है, जबकि वहाँ पे क्या है एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमें कहा गया है। तो अब आप यहाँ पे देखें सेम एज भी हो सकता है और ओल्डर एज, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अब अगर इसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, आइदर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज और डी इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ पे डी का भी क्या हो जाएगा, कैप्स, ये भी कैपिटल है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सी और डी भी क्या हो सकता है, या तो दोनों का एज सेम है या फिर ओल्डर देन है। तो यहाँ पर हमें पता चला है डी और सी के बारे में। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डी
ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें कहा गया है बी इज़ ओल्डर देन सी है, जो बी है वो क्या है, ओल्डर देन है किससे, सी से, तो यहाँ पे एक ही साइन का यूज़ किया जाएगा, तो बी जो है वो क्या है, ओल्डर देन है सी से। और अब आप देखेंगे सी का कंपैरिजन किससे किया गया था, डी से, तो डी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओल्डर देन है और इक्वल टू भी है, तो डी की तरफ मुँह खुल जाएगा, ओल्डर देन और इक्वल टू डी, ये हो जाएगा अगर आप तीनों स्टेटमेंट को क्या है कंबाइन करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप इन सारे स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें ऑप्शन ए में कहा गया ए इज़ ओल्डर देन बी, ए क्या है, ओल्डर देन बी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें एक और साइड है इक्वल टू का, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ए या तो बी के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, इसका मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो ओल्डर देन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है बी एंड डी ऑफ द सेम एज, बी और जो डी हैं ये दोनों क्या सेम एज के हैं, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे जो ये साइन आगे जस्ट अपोजिट आ चुके हैं, तो बी और डी का कोई कंपैरिजन नहीं है, हम इन्हें कंपेयर करके कुछ नहीं बता सकते, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे डी इज़ ओल्डर देन सी, तो डी जो है वो क्या ओल्डर देन सी है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे साइन का प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगा, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में हमें कहा गया ए इज़ ओल्डर देन सी, तो यस यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे साइन भी सेम ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि यस जो बी है वो सी से बड़ा है और जो ए है वो बी से भी बड़ा है, दैट मीन्स ए सी से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो स्टेटमेंट डी हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करना पॉसिबल था क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे साइन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बॉटम ऑफ अ लैडर, तो एक सीढ़ी के सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप है उस पर क्या है, एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, इफ़ ही हैज़ टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप, और अगर वो 4 स्टेप और ऊपर चढ़ जाता है, टू रीच एग्जैक्टली द मिडल, 4 स्टेप और ऊपर चढ़ेगा तो बिल्कुल मिड वाले स्टेप पे क्या है, पहुंच जाएगा। हाउ मैनी स्टेप डज द लैडर हैव, तो बताना है कि टोटल लैडर के अंदर कितनी सीढ़ियाँ पड़ रही हैं। ठीक है, कितने स्टेप्स हैं, तो देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर पता है कि जो ये पर्सन है वो सबसे नीचे वाले उस पर खड़ा है, मान लेते हैं सबसे नीचे वाले स्टेप पे है, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब आगे हमें कहा गया 4 स्टेप और चढ़ जाता है, तो इसके आगे आप जाएंगे 1 2 3 और ये हो गया चौथा स्टेप, यानी कि अब कौन से स्टेप पे आ गया, तो आप देखेंगे ये आ गया 5th स्टेप पे। ठीक है, और ये जो 5th है हमें खुद ही बता दिया गया कि ये 5th 4 स्टेप चढ़ने के बाद जिस लैडर पे पहुंचेगा ये जिस स्टेप पे, वो क्या है, मिड का स्टेप है। अगर ये मिड वाला है दैट मीन्स इसके ऊपर भी उतने ही होंगे जितने इसके नीचे हैं, तो आप देखेंगे इसके नीचे कितने लैडर हैं, मतलब कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, दैट मीन्स इसके ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 4 स्टेप यहाँ भी हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया कि कितने स्टेप्स हैं इस लैडर में, तो आप देखेंगे 4 और 4 ये और एक ये मिड वाला आप काउंट कर लेंगे, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 4 प्लस में 1 प्लस में 4, तो ये टोटल हो जाएगा 9 स्टेप्स हैं इस लैडर के अंदर। दैट मीन्स बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ईजी था ये क्वेश्चन और आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के अंदर। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड देबू। ओके, तो यहाँ पे रणधीर का कंपैरिजन दोनों से किया गया है, कुणाल और देबू से, और इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कुणाल और देबू ने उनके सम से। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा रणधीर ऑब्टेन कितना, तो ग्रेटर देन किससे, कुणाल प्लस देबू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो अब तक हमें पता चला। आगे मूव करते हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर। ओके, टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है कुणाल और शंकर के द्वारा वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ रणधीर। तो आप देखेंगे कुणाल और शंकर को अगर हम ऐड करते हैं तो कुणाल प्लस में शंकर ये क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे किससे, रणधीर से।
ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें गिवन है सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शंकर। ओके, जो सोनल हैं इन्होंने क्या है ज़्यादा मार्क्स गेन किया है किससे, इन कंपैरिजन ऑफ शंकर। आगे मूव करते हैं, नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर, और नेहा ने भी क्या है रणधीर से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में। हमें कहा गया हु अमंग्स देम ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, तो बताना है कि इन चारों में किसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है। तो आप देखेंगे अब ये हम कैसे बता सकते हैं, इन चारों स्टेटमेंट को कंबाइन करके। तो क्या आप इन्हें कंबाइन कर पाएंगे, एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर। आप देखेंगे कि ये चारों स्टेटमेंट ही क्या है हमारे लिए कंबाइन करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को हम छोड़ दें, नीचे वाले दोनों की बात करें सोनल और शंकर के बारे में, तो हमें इतना पता है सोनल ने शंकर से ज़्यादा मार्क्स गेन किया है। पर नेक्स्ट वाले में नेहा और रणधीर, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं जिसके थ्रू हम इन्हें क्या कर पाए, अरेंज कर पाए। यहाँ पे हमें कॉमन पॉइंट तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे दो लोगों के सम से है, तो आप देखेंगे हमारे लिए इन्हें कंबाइन करना बहुत टफ है, ये कंबाइन नहीं हो पाएंगे। और अगर कंबाइन नहीं हो पाएंगे तो हम इस बात को कैसे बता सकते हैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स आए। ये तो तब हो सकता था जब एक एक इंडिविजुअल को कंपेयर किया गया होता। दैट मीन्स ये अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ए बी सी तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा कि डाटा कैसा है, इनएडुकेट है, मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसके थ्रू हम कोई भी कंक्लूजन नहीं दे पा रहे इसके रिगार्डिंग कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये भी आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, ओके, बी रन एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, देन एज कंपेयर टू ए, सी का स्कोर क्या है, मतलब सी किस तरीके से रन कर रहा है, ए के कंपैरिजन में सी कैसे रन कर रहा है, ज़्यादा स्पीड से कर रहा है, कम स्पीड से कर रहा है या इक्वल टू स्पीड में, हमें ये बताना है। तो जैसा पहले हमें स्टेटमेंट में कहा गया हम उन चीज़ों को उस तरीके से लिख लेते हैं। हमें यहाँ पता है ए रन लेस फास्ट देन बी, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन दौड़ रहा है। अगर इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बी क्या है, ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। बी रन एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, पर सी क्या है वो बी से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे हमें कहा गया है, तो हमें अब इन तीनों ये हमें मिल चुका है जितनी बातें हमें कही थी वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए के कंपैरिजन में बताने है कि सी की स्पीड कैसी है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। आप देखेंगे ऑप्शन ए में हमें गिवन है स्लोअर देन ए, जो सी की स्पीड है वो कम है इन कंपेरिजन ऑफ ए। तो आप देखेंगे नहीं, ए जो है वो सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्लो अगर कोई भाग रहा है तो वो कौन है, ए है, और सबसे ज़्यादा फास्ट है तो वो कौन है, सी है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गई। फास्टर देन ए, जो सी है वो ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ ए, तो यस ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी को भी पढ़ते हैं। विद द सेम स्पीड ऑफ ए, यानी कि सी और ए क्या दोनों सेम स्पीड में भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में हमें गिवन है डाटा इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन, यहाँ पे जो डाटा हमें गिवन है क्या वो सफिशिएंट नहीं है हमें ये बताने के लिए कि सी ए के कंपैरिजन में कैसे दौड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास डाटा यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके लिए आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 टेस्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन द 4 कंसिक्यूटिव डे, मतलब 4 लगातार दिन में क्या है ये 4 टेस्ट रखे गए हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। आगे कहा गया है द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। ओके, तो फिजिक्स का टेस्ट जो है वो हमें पता चल रहा है कि बायोलॉजी से पहले रखा गया है, जो बायोलॉजी के बाद रखा गया उससे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं कि फिजिक्स का टेस्ट पहले रखा गया, इसके बाद रखा गया बायोलॉजी का टेस्ट। आगे क्या कहा गया है, केमिस्ट्री इज़ कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड। अब आप देखेंगे केमिस्ट्री का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है जब इससे पहले 2 टेस्ट क्या है ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। दैट मीन्स 3rd रैंक पे कौन आ गया, केमिस्ट्री। आगे हमें कहा गया है विच इज़ द लास्ट टेस्ट। तो आप देखेंगे 4 हमारे पास सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी।
तो हमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अरेंज कर दिया, तो लास्ट क्या बचा, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा मैथमेटिक्स के बारे में। अब बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द लास्ट टेस्ट, तो आखिरी टेस्ट कौन सा था जो कंडक्ट करवाया गया। तो आप इजीली यहाँ से पहचान पा रहे हैं कि लास्ट टेस्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स का है जो ऑर्गेनाइज किया गया। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आप कितना ईजी क्वेश्चन था, और 2017 में ये क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके क्या है, पहले क्वेश्चन में जैसा कहा गया उस चीज़ को अच्छे से अरेंज करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हुए, समझते हुए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ़ पेन पेंसिल, आप यहाँ पे देखेंगे इफ़ पेन ग्रेटर देन, सॉरी, इफ़ पेन लेस देन पेंसिल, पेन जो है वो क्या है, लेस देन है पेंसिल से, और पेंसिल क्या है, लेस देन है किससे, बुक से, जबकि जो बुक है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, कैप से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ट्रू, तो बताना है इनमें से कौन सी 4 ऑप्शन होंगे जो हमेशा सही होंगे। तो जैसा हमें कहा गया, पहले हम इसे अरेंज करते हैं। हमें यहाँ पे पता चला है कि जो पेन है वो क्या है, लेस देन है किससे, पेंसिल से, और ऐसे ही जो पेंसिल है वो लेस देन है किससे, बुक से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुक। और आगे हमें गिवन है बुक क्या है, ग्रेटर देन है कैप से, तो बुक क्या है, ये ज़्यादा है क्वांटिटी में इन कंपैरिजन ऑफ कैप, तो इसका जो साइन हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है। आगे पढ़ते हैं, क्या कहा गया, ऑप्शन ए में कहा गया है पेन ग्रेटर देन है कैप से, पेन का कंपैरिजन हमें किससे करना है, कैप से। तो अभी जब हमने पहले ही क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से देखा है तो इससे कुछ क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि जब साइन क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो हम चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पाते। यहाँ पे पेन का जो साइन है वो लेस देन का है, और जो कैप का साइन है वो कैसा है, लेस देन का है, बट बीच में आप देखेंगे इनके साइन कैसे हो रहे हैं, जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बुक, ऑप्शन बी में हमें गिवन है जो पेन है वो लेस देन है बुक से, पेन और बुक का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तो यस हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो पेन है वो क्या है, लेस देन है किससे, बुक से, क्योंकि आप देखेंगे पेन से बड़ा पेंसिल है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, और इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बुक है। तो यस हम इनको इनसे कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि पेन हमेशा क्या है, कम है इन कंपैरिजन ऑफ बुक्स। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है पेंसिल और कैप बराबर है, तो हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो हम इनके बारे में भी कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। दैट मीन्स इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में कहा गया है पेंसिल और कैप, तो अब यहाँ पे पेंसिल को और कैप को फिर से कंपेयर करवाया गया, और बीच में आप देखेंगे ये 2 साइन तो तब भी आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को भी कंपेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आएगा। मूव, सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलोज। इसका मतलब इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6 स्टूडेंट्स A B C D E एंड F अपीयर द सेवरल टेस्ट। इन्होंने बहुत सारे टेस्ट में क्या हुए, अपीयर हुए। आइदर C एंड F स्कोर द हाइएस्ट, तो C या F दोनों में से कोई एक क्या करेगा, हाइएस्ट स्कोर करेगा। Whenever C scored the higher, then E scored the least. ओके, तो हमें बताया गया अगर C क्या करता है, हाईएस्ट मार्क्स गेन करता है, स्कोर करता है, तो E का स्कोर कैसा होगा, लीस्ट होगा। तो पहली जो हमें सिचुएशन बताई गई इसको हम लिख लेते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, तो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। क्या बताया गया हमें, अगर C हाईएस्ट स्कोर करता है, तो C अगर हाईएस्ट स्कोर कर रहा है दैट मीन्स वो फर्स्ट वाले रैंक पे है, और सबसे कम कौन कर रहा है, E, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया व्हेन एवर F स्कोर्स द हाईएस्ट B स्कोर द लीस्ट। ओके, अगले वाले में हमें क्या कहा है कि अगर B कितना स्कोर करता है, नेक्स्ट वाले में कहा गया है अगर F क्या है, हाईएस्ट स्कोर करेगा, तो B का स्कोर कैसा होगा, लीस्ट। तो सेकंड में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर भी 6 लोग होंगे, 3 4 5 और 6। हाईएस्ट स्कोर किसका है, F का है, तो मान लीजिए कि F यहाँ पर होगा, तो लीस्ट कौन करेगा, B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमें इतनी बातें पता चली। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट द डिफरेंट मार्क्स। अलग अलग जो टेस्ट हुए दोनों, उसमें अलग अलग मार्क्स सबने गेन किए।
डी स्कोर्स हायर देन ए, डी का जो स्कोर था वो ए से क्या था, ज़्यादा था, बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए हैं और डी हैं दोनों एक साथ हैं, डी का स्कोर ज़्यादा है तो डी पहले आ जाएगा और उसके बाद ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, डी ने हायर स्कोर किया इन कंपैरिजन ऑफ ए। ठीक है, आगे कहा गया है ए स्कोर्स हायर देन बी। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली कि ए का जो स्कोर है वो बी से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमें कहा गया सी स्कोर्स हायर देन ए, और सी का भी कंपैरिजन किससे किया गया है, ए से, तो यहाँ पे सी ने ज़्यादा स्कोर किया है इन कंपैरिजन ऑफ ए। ठीक है, तो ये तीन बातें हमें अलग से पता चली और ये दो चीज़ें हमें यहाँ पता चली। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंक देन द पोजीशन ऑफ बी। तो हमें कहा गया अगर एफ का रैंक कहाँ पर होगा, सेकंड पोजीशन पे, तो इसका मतलब सेकंड वाला केस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन पे है एफ, दैट मीन्स हमें फर्स्ट वाली सिचुएशन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में आप देखेंगे यहाँ से हमें इतना पता चल रहा है कि एफ का रैंक हमें कहाँ रखना है, सेकेंड, तो एफ को हम यहाँ बिठा सकते हैं सेकेंड रैंक पे। ठीक है, अब इन चीज़ों को अरेंज करते हैं, जो तीन बातें हमें यहाँ से पता चली है इसको, तो यहाँ हमें पता चला था कि सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ पे क्या है, डी का ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, और ए का स्कोर ग्रेटर है बी के कंपैरिजन में, यानी कि ए के बाद कहीं पे बी है। ठीक है, और सी का स्कोर कैसा है, ए से ज़्यादा है, तो यानी कि इसके पीछे तो नहीं आ सकता, इससे पहले आ सकता है, और इससे पहले में हम ए और डी के बीच में भी सी को नहीं ला सकते क्योंकि डी और ए क्या है, क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं, दैट मीन्स ए डी से पहले कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि सी यहाँ पर कहीं है। ठीक है, हो सकता है इसके बीच में और भी कोई हो, बस हमें इतना पता है कि सी क्या है, ए से ज़्यादा स्कोर किया है, तो वो हम ए से पहले कहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं इस वाले फिल में, जो हमारे पास फर्स्ट वाली सिचुएशन थी, बाकी चीज़ों को हम पहले रिमूव करते हैं। ये सेकंड वाले भी सिचुएशन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, इफ़ पहले से फिल करते हैं, तो हमने देखा सी की पोजीशन यहाँ मिल चुकी है, एफ की भी मिल चुकी है, तो बचे कौन है, ये तीन लोग बचे हैं, डी, ए और बी, तो इनको हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो ये हो गई इनकी अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंक देन द पोजीशन ऑफ बी। तो हमें क्या बताना है, अगर एफ की रैंक सेकेंड है तो बी की रैंक क्या है, हमें ये बतानी है। तो आप देखेंगे सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बी की रैंक क्या आ जाएगी, फिफ्थ। तो देखिए ऑप्शन जो डी है, सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इसकी स्कोर कितनी हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में दो सिचुएशन देके उलझाने की कोशिश की गई है, पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक ही सिचुएशन से आ रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है इस वर्ड प्रॉब्लम से, तो पहले हमने सॉल्व कर ली, आगे के 2 क्वेश्चन और होंगे इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनको देखते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है इफ़ बी इज़ स्कोर द लीस्ट, अगर बी का जो स्कोर है वो कैसा है, सबसे कम है, तो पहले पेन को चेंज करेंगे। अगर बी का स्कोर क्या है, लीस्ट है, देन द रैंक ऑफ सी, तो हमें सी की रैंक बतानी है। तो देखते हैं कौन सी सिचुएशन में हमें यहाँ पे कहा गया था कि अगर एफ क्या है, हाईएस्ट स्कोर करेगा, तभी बी क्या था, लीस्ट स्कोर कर रहा था सेकंड वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं हम इस चीज़ को। तो कितने लोग थे टोटल, 6 लोग हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें क्या बताया गया था, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर f क्या है, हाईएस्ट स्कोर करता है, तो b का स्कोर क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो f कहाँ पर होगा, हाईएस्ट स्कोर पे, यानी कि f हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, और लास्ट पोजीशन पे कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, अब हमें बाकी चीज़ों को फिल करना था, तो बाकी चीज़ें जो हमने बनाई थी वो क्या थी, सबसे पहले कौन था, c है, फिर कौन है, d है, a है और b है, तो हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसे अरेंज करते हैं, c d a b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C D और क्या था, A था, और हमारे पास क्या बचा, B। तो B सबसे लास्ट में, यानी कि B से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, हमने C D A को अरेंज किया, लास्ट में कौन है, B है, तो B से पहले हमारे पास एक पर्सन और भी है, एक स्टूडेंट, वो कौन है, E है, तो हमने क्या है, E को वहाँ पे क्या कर दिया, सेट करवा दिया। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर।
अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर बी का स्कोर लीस्ट है तो हमें सी की रैंक बतानी है। तो आप देखेंगे सी की रैंक क्या है, सी कौन से रैंक पे है, सेकंड रैंक पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सी की रैंक क्या हो जाएगी, सेकंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी की रैंक क्या हो जाएगी, सेकंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में सेम ही बात कही है कि जो हमारे पास इसका स्कोर आएगा बी का वो कितना आ रहा है, या तो सेकंड हो सकता है या फिर लास्ट वाला हो सकता है। तो आप इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन को बना सकते हैं। तो देखिए इस वाले में भी हमें सी की पोजीशन कोई बहुत खास अच्छे से नहीं पता थी, बस इतना पता है कि ए से पहले कहीं होगा। ठीक है, और इस वाले में आप देखेंगे ए यहाँ पर है तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी तो हो सकता है ना, सेम सिचुएशन पे यहाँ पर भी हो सकता है। आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर हमें ये पता था कि डी इसका क्लोज कॉम्पिटिटर्स है, पर इसके अकॉर्डिंग हम ये भी तो कह सकते हैं एफ हो जाए, डी हो जाए, फिर सी और फिर ए, फिर ई और फिर बी। ये वाली सिचुएशन भी तो हो सकती थी ना। तो या तो सेकंड रैंक हो सकती है तो थर्ड रैंक हो सकती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि ये ठीक है हमारी एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया, पर पॉसिबिलिटी तो ये भी बन रही है ना कि हो सकता है कि जो सी की सिचुएशन हो वो कहाँ पर हो, थर्ड पे भी हो सकती है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सिचुएशन क्या है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ़ ई इज़ रैंक थर्ड, ई की रैंक कितनी है, थर्ड है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो अब की बार जो हमें ई की सिचुएशन को रखना है वो कहाँ पे रखना है, थर्ड पे। तो टोटल हमारे पास कितने लोग थे, 6 लोग, 2 3 4 5 और 6। तो ई की सिचुएशन कहाँ पर है, ई की रैंक कहाँ पर है, थर्ड पे रखनी है। तो मान लेते हैं कि ई यहाँ पर हो जाएगा। अगर ई यहाँ पर है तो बाकी लोगों को आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, सेट करना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ों को हम अरेंज करते हैं। तो आप देखेंगे ये कौन सी सिचुएशन में हो सकता था, एक सेकेंड, एफ वाली सिचुएशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो केस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सी का स्कोर हायर था तो ई का स्कोर लास्ट था। तो इस वाले केस में तो फिक्स है ई की पोजीशन, तो आप इसे तो रख नहीं सकते। दैट मीन्स एफ वाली सिचुएशन में ही हम क्या इसे पुट कर सकते हैं। तो एफ वाली सिचुएशन में एफ हमारे पास कहाँ है, फर्स्ट वाले पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, और लास्ट कौन था, बी था, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। इतनी सिचुएशन तो हमें यहाँ से क्या हो चुकी है, क्लैरिफाई हो चुकी है कि सबसे पहले एफ है और फिर यहाँ पे कौन है, बी है। बाकी जो हमने और चीज़ें अरेंज करी थी उसको पुट करते हैं। क्या मिला था हमें यहाँ से, सी डी ए और बी। तो इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन था, सी था, फिर डी है, फिर ए है और फिर कौन है, बी था। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ से मिली थी, सी डी ए बी। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करना है। तो अब जब आप इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे ऑप्शन आपके पास बचते हैं। ए और डी हमें पता था साथ में है, तो पहले ए और डी को उसी सिचुएशन में रखते हैं जिस सिचुएशन में हमें बताया गया था। तो डी यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर हो जाएगा। बचा क्या, सी, सी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये थी हमारी सिचुएशन। सो स्टूडेंट, जैसा हमें कहा गया है कि क्या कहा गया था कि ई को हमें कहाँ पे रखना है, थर्ड पोजीशन पे रखना है। तो जैसे थर्ड पोजीशन पे कहा गया था, तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि अगर आप ई को थर्ड पोजीशन पे रख रहे हैं तो कौन से वाले केस में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा बी वाले जो फर्स्ट वाला केस था इसमें आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ए का स्कोर अगर सी हाईएस्ट करता है तो ई का स्कोर लीस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ई की जो पोजीशन है वो फिक्स है, जबकि हमें ई को कहाँ रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकंड पे। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में नहीं पॉसिबल है, आपको क्या है, सेकंड वाली पोजीशन में रखना पड़ेगा, जहाँ पे एफ क्या है, हाईएस्ट स्कोर कर रहा है और बी क्या है, लीस्ट स्कोर कर रहा है। तो जैसा कहा गया हमने वैसा पुट किया, एफ क्या है, हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, और जो बी है वो क्या है, लीस्ट स्कोर कर रहा है, तो हमने उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और ई को हमें कहाँ रखवाना था, थर्ड पोजीशन पे, तो हमने थर्ड पोजीशन पे इसको रखवा दिया। और इसके अलावा हमें क्या बताया गया था, इसके अलावा हमें ये कुछ बातें और थी जो उस वर्ड प्रॉब्लम से क्या है पता चली थी कि सी ग्रेटर दैन डी है, डी ग्रेटर दैन ए है और ए ग्रेटर दैन बी है। ठीक है, ये बातें भी हमें क्वेश्चन से पता चली थी। तो अब भाई हमारे पास जो ब्लैंक बच गए हमने उनको फिल किया, सी यहाँ पर आ गया, डी और ए क्लोज कॉम्पिटिटर्स थे तो ये एक साथ आ गए। तो ये हमने क्या है, चीज़ों को अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। इफ़ ई इज़ रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अगर ई का रैंक थर्ड है तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, इसको चेक करते हैं। ऑप्शन ए में गिवन है ई गेट मोर मार्क्स देन सी, ई ने क्या है, ज़्यादा स्कोर किया है इन कंपैरिजन ऑफ सी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि सी का मार्क्स क्या है, ज़्यादा है, जबकि ई का मार्क्स क्या है, कम है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं।
ऑप्शन बी में हमें कहा गया है सी ने ज़्यादा मार्क्स गेन किया है इन कंपैरिजन ऑफ ई, तो यस ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी का स्कोर क्या है, इन कंपैरिजन ऑफ ई ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। ऑप्शन सी में कहा गया है ए इज़ रैंक फोर्थ, ए का जो रैंक है वो फोर्थ है, तो आप देखेंगे ए का रैंक फोर्थ नहीं, इसका रैंक फिफ्थ है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी का क्या कहा गया है, डी ऑप्शन में डी इज़ रैंक्ड फिफ्थ, तो डी का रैंक बोला गया है फिफ्थ है, नहीं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन हमने बनाई है इसमें कितनी रैंक आ रही है, फोर्थ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी जो है यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें दो सिचुएशन देके कंफ्यूज करने की कोशिश गई थी, तो थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है और उसके बाद आप देखेंगे ईजिली क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मूव करते हैं। 2019 में इस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और हम तीनों को क्या है अच्छे से समझ चुके हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, तो हमें x के बारे में बताया गया है जो इसकी वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू है, किससे, 25 के। तो दैट मीन्स x की जो वैल्यू है या तो वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, 25 के, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 40, जो y की वैल्यू है वो क्या है, या तो कम है या तो इक्वल टू है किसके, 40 के। तो y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी किसके, 40 के। ये बातें हमें यहाँ पे कही गई है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट, तो बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो हमेशा सही है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, तो इसमें बताना है x क्या ग्रेटर देन है y के। तो पहले इसकी वैल्यूज़ को ना हम लिख लेते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या होगी, 25 या 25 से ज़्यादा होंगी, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 25 होगी, 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, एंड सो ऑन, आप आगे तक मूव करवा सकते हैं। y की वैल्यूज़ को भी लिख लेते हैं, कितनी है, 40 से कम ही होंगी या इक्वल टू हो सकती है, तो हो सकता है 40 हो या फिर हो सकता है 39 हो, 38 हो, ऐसे करके आगे तक ये क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है y से, तो ये आप देख पा रहे हैं ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि y की वैल्यू ज़्यादा है x के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहा गया है y माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू को जब हम x में से माइनस करते हैं तो ये ग्रेटर देन 15 से ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ आती हैं। तो लेस करके देखते हैं, हमें क्या है y में से x को क्या है माइनस करना है। तो आप माइनस करेंगे 40 में से 25 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15, तो यहाँ पर आएगा 15। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप माइनस करते हैं तो हो जाएगा 3 1 13 हो जाएगा। फिर और इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 11 हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप 15 से कम होती जा रही हैं इसकी वैल्यूज़, ठीक है, बढ़ नहीं रही हैं। और यहाँ पे बोला गया है ग्रेटर देन 15 होगा, तो नहीं, या तो 15 हो सकता है या लेस देन 15 हो सकता है, दैट मीन्स ये वाला केस भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कहा गया y माइनस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, तो यस ये सिचुएशन पॉसिबल है। हमने यहाँ देखा या तो y माइनस एक्स की वैल्यू 15 हो सकती है या 15 से कम हो सकती है, डाउन हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट में हमें कहा गया x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। x में से अगर आप y को माइनस करेंगे तो ये केस तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप x में से y को माइनस करेंगे तो वैल्यूज़ हमेशा कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। आप यहाँ पे 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, माइनस में 15, तो आपको पॉजिटिव नंबर तो मिलेगा नहीं। और यहाँ 65 और ग्रेटर दैन, तो ये केस तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है, तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आप देखेंगे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था 2019 में, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन भी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड 4 मेंबर्स PQRS फॉलोड बाय द, तो यहाँ पे 4 मेंबर हैं, उनके बारे में बातें कही गई हैं कुछ, तो चेक करते हैं क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है R इज़ ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। R जो है वो क्या है, ग्रेटर देन P भी है और ग्रेटर देन Q भी है, ठीक है। तो जैसा हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया क्या है कि R क्या है, ग्रेटर देन है किससे, P से भी और Q से भी। पहले स्टेटमेंट में हमें ये बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है,
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है S2 में S इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन, कि S जो है वो लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि लार्जेस्ट नहीं है तो कोई और हो सकता है, यहाँ पे 4 लोग हैं तो ये कहीं पे भी हो सकता है S, बस हमें इतना पता है कि इस वाली पोजीशन पे S नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, अमंग 4 नंबर PQRS विच वन इज़ लार्जेस्ट, तो बताना है इन चारों में से कौन सबसे फर्स्ट वाली पोजीशन पे है, सबसे लार्जेस्ट पोजीशन किसकी है ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन, तो ये जो बातें कही है उसके रिगार्डिंग हमें ये 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए हमें गिवन है S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, तो आप देखेंगे हमें बताना है कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, तो क्या आप फर्स्ट वाले से कुछ ड्राइव कर पा रहे हैं, नहीं, हमें चौथे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को ना पढ़ें, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्या हम बता सकते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, लार्जेस्ट नंबर किसका है, नहीं पता हमें, ठीक है। तो यानी कि अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 की बात की जाएगी तो ये क्या है, नॉट सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सफिशिएंट है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, अगर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ना पढ़ा जाए तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से क्या हम बता सकते हैं, यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता है कि S क्या है, फर्स्ट वाले रैंक पे नहीं है। तो इसमें भी अगर आप सिर्फ अकेले सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉट सफिशिएंट हो जाएगा आंसर करने के लिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 में कहा गया S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बट नाइदर एज 1 अलोन और नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट, तो ये बात तो सही है कि अकेले S1 और S2 से हमें कुछ नहीं रिसीव हो रहा, दोनों को कंबाइन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप S1 और S2 को कंबाइन करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास R, P और Q इन तीनों की रैंक हमें पता चल रही है, ठीक है। और ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर, और सेकंड को भी मिला लेंगे तो हमें ये पता है कि S इससे पहले नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले वाले रैंक पे लार्जेस्ट नंबर पे नहीं है, दैट मीन्स S कहीं पीछे होगा, यहाँ पर कहीं होगा, है ना, बीच में भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम इन चारों की पोजीशन को क्या है पता कर पा रहे हैं कि हाँ चारों की पोजीशन कहाँ है। यहाँ से आपको आंसर देना होगा कि लार्जेस्ट वन कौन है इन सब में से, तो हम बता सकते हैं कि वो कौन है, R है। तो यस, अगर दोनों स्टेटमेंट को हम इंक्लूड कर दे तो हम अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, आंसर ड्राइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यस स्टेटमेंट सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि S1 और S2 से हम क्या है आंसर को दे पा रहे हैं, अकेले S1 और अकेले S2 सफिशिएंट नहीं थे आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी में क्या कहा गया है, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, S1 और S2 को हमने कंबाइन कर लिया तो हम क्या है आंसर तक पहुँच गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था जो इस पे पूछा गया था ऑर्डर पे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, तो रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी बातें कही गई हैं उसको पहले हम जैसा जैसा कहा गया है उसको उस तरीके से लिख लेते हैं। ए इज़ ओल्डर देन बी, तो हमें ए के बारे में पता है कि ए क्या है, ओल्डर देन है किससे, बी से, ठीक है। फिर हमें कहा गया है सी एंड डी आर ऑन द सेम एज, इसका मतलब सी इक्वल टू डी हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम एज पे हैं। आगे क्या गया है, ई इज़ यंगेस्ट, ई क्या है, सबसे छोटा है इनमें, ठीक है। तो इस थर्ड पॉइंट को हम मार्क करते हैं, अभी लिखेंगे इसे। एफ इज़ यंगर देन डी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी क्या है, एफ से बड़ा है एक तरीके से, तो डी बड़ा है किससे, एफ से। अगर एफ यंगर है दैट मीन्स डी अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बात हमें पता चली। आगे हमें पता चला एफ इज़ ओल्डर देन ए है, एफ की जो वैल्यू है वो क्या है, ए से भी बड़ा है एफ, ठीक है। अब इसे आप अरेंज करेंगे तो एफ से बड़ा कौन है, डी, तो डी यहाँ पर आ जाएगा और डी के बाद क्या है, इक्वल टू सी, तो ये हमारे पास आ गया। इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, तो सी है, सी डी की एज बराबर है और डी क्या है, बड़ा है किससे, एफ से, और एफ किससे बड़ा है, ए से, और ए किससे बड़ा है, बी से। तो ये बात हमें पता चली है, बाकी चीज़ों को हम रब कर देते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट वन, तो बताना है इनमें सबसे बड़ा जो
पर्सन है उसको बताने के लिए, हमें फाइंड करने के लिए अपना आंसर कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5, कितने स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत है। अगर आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ से अगर आप ड्राइव करेंगे तो सबसे बड़ा आपको कौन मिल रहा है यहाँ पर। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत है, सेकंड वाले की, सी और डी, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा सी और डी, ई भी है, एफ भी है, तो यहाँ पे आपको पांचों स्टेटमेंट को क्या है इंक्लूड करके ही हम इस पूरे सीरीज़ को बना पाए। अगर हम इनमें से कुछ भी एक स्टेटमेंट को मिस कर देंगे तो हमारी ये जो हमने बनाया स्टेटमेंट ये कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप कुछ बता नहीं सकते, कोई कंक्लूजन यहाँ से दे नहीं पाएंगे। अगर हमें बताना है कि इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें क्या पता होना चाहिए, पूरी सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे पूछा गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे डी, ऑल 5, सारे ही स्टेटमेंट की हमें क्या है ज़रूरत है, क्या बताने के लिए कि कौन ओल्डेस्ट पर्सन है। अब यहाँ से ओल्डेस्ट पर्सन निकालेंगे तो सी और डी दोनों ही हैं, क्यों, दोनों की एज सेम है और दोनों क्या है बाकी सबसे ग्रेटर दैन है, क्योंकि आप देखेंगे सबका साइन एक साइड है तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो सी और डी और ये दोनों सेम एज के हैं, तो इसका मतलब अगर हम पूछेंगे इनमें ओल्डेस्ट पर्सन कौन है तो सी और डी दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये बताने के लिए हमें पांचों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी है, दैट मीन्स ऑल 5 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को, तो आज के जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यहीं तक था, 2023 तक। सो आई होप कि आपको सारा ही जितना हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक समझ में आया होगा। और हमने 2011 से लेके 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्डर के भी और रैंकिंग के भी। ठीक है, तो आई होप कि आपकी इस वीडियो से, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।